शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। हम आलमगीर के मकान पर पहुंच गए थे। अब्दुल्लाह चला गया तो आलमगीर ने पूछा, मैडम का मकान देख लिया? शिरबाज ने कहा, हाँ देख लिया है। ये बताओ कि जिस सड़क पर मैडम का मकान है उसका नाम क्या है और उससे पीछे जो चौक है उसका नाम क्या है? आलमगीर ने हमें दोनों नाम बता दिए। तीसरा पहर हो गया था। आलमगीर हमारे लिए चाय बनवा कर ले आया। हम चाय पीने लगे। आलमगीर ने शिरबाज से कहा, तुमने क्या हिकमत अमली सोची है? शिरबाज ने कहा, अभी हतमी तौर पर किसी हिकमत अमली का फैसला नहीं किया गया, बस वो जगह देख रहे हैं जहाँ जहाँ हम कमांडो अटैक कर सकते हैं। कुछ देर हम खामोशी से चाय पीते रहे। बाद में मालूम हुआ कि कमांडो शेरबाज मैडम सूजी के यहाँ कर्नल वाडीकर को ठिकाने लगाने का प्रोग्राम तय कर चुका था, मगर उसने एक जिम्मेदार कमांडो की होशमंदी का सबूत देते हुए अपने दिल का राज और कमांडो ऑपरेशन की स्कीम आलमगीर से भी पोशीदा रखी थी। शेरबाज ने आलमगीर से कहा, आलमगीर भाई, इस मिशन के लिए हमें एक गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। गाड़ी बेशक पुरानी हो मगर उसका इंजन बिल्कुल दुरुस्त हालत में हो और वक्त पर धोखा न दे जाए। आलमगीर ने कहा, यह काम जरा मुश्किल है, इसमें कुछ देर लग जाएगी, क्योंकि तुम्हें ऐसी गाड़ी मिलनी चाहिए जिसकी नंबर प्लेट बेंगलोर शहर की ना हो, उसकी रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे शहर की होनी चाहिए। शेरबाज ने कहा, यह बड़ा लंबा काम है, इसको छोड़ दो, हम गाड़ी के बगैर ही काम चला लेंगे। तुम ऐसा करो कि हमें जो असलहा दरकार है वो हमें किसी तरह पैदा कर दो। वो बोला, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कमांडो शेरबाज ने एक लम्हा खामोश रहने के बाद कहा, हमें इस मिशन के लिए शॉर्ट गनों की जरूरत नहीं होगी, इसकी बजाय 2 साइलेंसर वाले ऑटोमेटिक पिस्टल ही चलेंगे। आलमगीर ने कहा, मिल जाएंगे, आखिर हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? तुम लोग जो कहोगे मैं कहीं न कहीं से पैदा कर दूंगा, बताओ और क्या चाहिए? कमांडो शेरबाज के जहन में सारी स्कीम, सारा मंसूबा तैयार हो चुका था, जिसके बारे में मैं भी अभी तक कुछ नहीं जानता था। सारा मंसूबा उसने मुझे बाद में बताया था। कहने लगा, मुझे मैडम सूजी के घर का टेलीफोन नंबर भी चाहिए। आलमगीर ने कहा, वो भी मिल जाएगा। और कुछ? कमांडो शेरबाज ने आलमगीर के पैकेट में से सिगरेट निकाल कर सुलगाया और उसका कश लगाकर धुआं बाहर छोड़ते हुए बोला, अभी इन दोनों चीजों की जरूरत है, उसके बाद किसी दूसरी चीज की जरूरत पड़ी तो वो मैं तुम्हें बता दूंगा। आलमगीर बोला, बिल्कुल ठीक है, ये दोनों चीजें तुम्हें कल शाम तक रेस्ट हाउस में पहुंच जाएंगी। वैसे मेरे भाई, मैंने पहली बार तुम्हें सिगरेट पीते देखा है। शेरबाज हंसकर बोला, कमांडो हर काम कर लेता है मगर किसी चीज का आदी नहीं होता। शाम को हमें आलमगीर का ड्राइवर जीप में जंगल वाले रेस्ट हाउस में छोड़ने गया। रात को हम खाना खाने के बाद बरामदे में बैठ गए। तब शेरबाज ने बताया कि वो मैडम सूजी के फ्रंट पर कर्नल वाडीकर पर अटैक करना चाहता है। उसने कहा, यहाँ हमें ज्यादा से ज्यादा कर्नल वाडीकर के 1 या 2 फौजी बॉडीगार्ड्स का मुकाबला करना होगा, हमें यहाँ ज्यादा आसानी होगी। अगर कर्नल का मैडम सूजी के साथ इश्क मुआशका न चल रहा होता तो हमें कोई दूसरी स्कीम तैयार करनी पड़ती। मैंने शेरबाज से पूछा, क्या हम मैडम सूजी के घर पर कर्नल वाडीकर को निशाना बनाएंगे? शेरबाज कहने लगा, अभी पूरी स्कीम मेरे जहन में वाज़ेह नहीं है, कल इस पर दोनों गौर करेंगे। हमें एक बाकायदा प्लान तैयार करना होगा। पहले मैडम सूजी के घर के माहौल का जायजा लेना होगा, उसके बाद ये मालूम करना होगा कि कर्नल वाडीकर जब मैडम के मकान पर आता है तो उसके साथ कोई बॉडीगार्ड होता है या नहीं। ये सारी मालूमात हमें पहले फराहम करनी पड़ेंगी और ये हम खुद ही फराहम करेंगे। उसके बाद इन मामूलात की रोशनी में हम कमांडो ऑपरेशन का प्लान तैयार करेंगे। उस वक्त मुझे अपना दोस्त सांप बहुत याद आया। अगर उस वक्त वो मेरे पास होता तो हम बड़ी आसानी के साथ कर्नल वाडीकर से कश्मीर की बेटी की बेइज्जती का बदला ले सकते थे, मगर मेरा दोस्त सांप मुझसे जुदा हो चुका था। खुदा जाने वो मर चुका था या अगर जिंदा था तो कहाँ था। बहरहाल मैं उसकी मदद से बेनियाज हो गया। अब हमें अपने जोर बाजू और अपनी अक्ल पर और अपने अल्लाह पर भरोसा रखते हुए सब कुछ करना था। हमें बताया गया था कि कर्नल वाडीकर हफ्ते की रात को मैडम सूजी के यहाँ जरूर जाता है। हमें हफ्ते का इंतजार था। हफ्ते के दिन में 2 दिन बाकी थे। ये 2 दिन हमने अपना मंसूबा तैयार करने में गुजारे। आलमगीर ने हमें 2 ऑटोमेटिक पिस्टल लाकर दे दिए थे। इन पिस्तौलों के आगे भी साइलेंसर की नालियां चढ़ी हुई थी। हफ्ते की शाम को मैं और कमांडो शेरबाज खान मैडम सूजी की कोठी की तरफ रवाना हो गए। मौसम ठीक था, बारिश नहीं हो रही थी। हम बस में सवार होकर मैडम सूजी की कोठी वाली सड़क के स्टॉप पर उतर गए। अभी शाम का वक्त था। हम सड़क पर से उतरकर उस कच्चे रास्ते पर आ गए जो इन कोठियों के अकब से गुजरता
करता था। वहाँ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। हमें मैडम सूजी की कोठी का इल्म था। उसकी कोठी के पीछे से गुजरते हुए हमने पूरा जायजा लिया। कोठी के पिछवाड़े 7-8 फुट ऊंची दीवार थी जो जंगली बेल से ढकी हुई थी। अंदर की जानिब नारियल के 3 दरख्त साथ साथ खड़े थे जिनकी मोरछल जैसी शाखें दीवार के ऊपर झुकी हुई थी। उस तरफ कोठी का कोई छोटा दरवाजा भी नहीं था। हम आगे निकल गए। सड़क के आखिरी सिरे पर चाय की दुकान थी जिसके बाहर कुछ गाहक कुर्सियों पर और बेंच पर बैठे चाय कॉफी पी रहे थे। दुकान के अंदर तमिल और तेलुगु फिल्मी गानों की रिकॉर्डिंग हो रही थी। हम दोनों एक तरफ होकर खाली बेंच पर बैठ गए, चाय के गिलास मंगवाए और चाय पीने लगे। शेरबाज ने कहा, मैडम की कोठी का पिछला दरवाजा नहीं है, 7 फुट ऊंची दीवार है। मैंने कहा, हाँ, इमरजेंसी की सूरत में हमें ये दीवार फांदनी होगी। वो बोला, जल्दी में इतनी ऊंची दीवार फांदने में मुश्किल आ सकती है। मैंने कहा, लेकिन अंदर की जानिब नारियल के 3 दरख्त भी हैं, हम इन दरख्तों की मदद से दीवार पर चढ़ सकते हैं। शेरबाज ने कहा, ऐसा हो सकता है। हम खामोशी से चाय पीने लगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम अपनी अपनी घड़ी पर निगाह डाल लेते थे। कुछ देर बाद रात का अंधेरा हो गया था। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि हमें दुकान के सामने वाले हिस्से की तरफ चले चलना चाहिए। शेरबाज खान ने मुलाजिम लड़के को चाय के पैसे दिए और हम दोनों उठकर पिछवाड़े वाली कच्ची सड़क पर वापस चलने के बाद सामने वाली सड़क पर निकल आए। ये कोठियां हमारे लाहौर या कराची शहर की कोठियों की तरह नहीं थी। पुरानी पथरीली दीवारों वाली बैरक नुमा कोठियां थी जिनकी ढलवान छतों पर खपरेलें उखड़ी हुई थी। कई छतों पर बेलें चढ़ी हुई थी जहाँ ज्यादातर ईसाई लोग रहते थे। ये बात हमें कोठियों के बाहर नेम प्लेटें पढ़कर मालूम हुआ। मैडम सूजी की कोठी के सामने सड़क पार दरख्तों की कतार सड़क के आखिरी किनारे तक चली गई थी। हम इन दरख्तों के पीछे घास पर बैठ गए। हम इस तरह बैठे थे जैसे खुली हवा से लुत्फानंदोज होने के लिए बैठे हों। हम इस जाविये पर बैठे थे कि मैडम सूजी की कोठी का मेन गेट हमें साफ नजर आ रहा था, मगर सड़क पर से गुजरने वाले हमें पूरी तरह से नहीं देख सकते थे। हमें वहां बैठे आधा घंटा गुजर गया। कर्नल वाडिकर की गाड़ी अभी तक नहीं आई थी। मैंने शेरबाज से कहा, हो सकता है वो आज न आए। वो कहने लगा, लेकिन हमें हर हालत में उसका इंतजार करना पड़ेगा। मजीद 15 मिनट गुजर गए। सड़क पर दरख्तों के नीचे जहां हम बैठे हुए थे अंधेरा गहरा हो गया था। सड़क की रोशनी वहां नहीं आती थी। सड़क पर से 15-15 मिनट के वक्फे से बसें गुजर जाती थी। हमें दूर से गाड़ी की आवाज आई। फिर एक स्याह रंग की इंडिया की बनी हुई छोटी गाड़ी मैडम की कोठी के गेट के पास आकर खड़ी हो गई। मैंने कर्नल वाडिकर को देखा हुआ था। कमांडो शेरबाज ने भी उसे देखा हुआ था। गाड़ी में से 2 फौजी वर्दी वाले सिपाही बाहर निकले। एक ने कोठी का लकड़ी का गेट खोल दिया, दूसरा गाड़ी के पास ही खड़ा रहा। उनके पास कोई गन वगैरह नहीं थी, लेकिन उनकी जेबों में पिस्तौल जरूर थे। गाड़ी मैडम सूजी की कोठी के छोटे से सहन में दाखिल होकर रुक गई। दरमियाने कद का एक आदमी बाहर निकला। वहां कोठी के बरामदे के ऊपर जो बल्ब जल रहा था उसकी रोशनी में हमने कर्नल वाडिकर को पहचान लिया। शेरबाज ने आहिस्ता से कहा, ये कर्नल वाडिकर ही है। मैंने कहा, हाँ, मैंने भी उसे पहचान लिया है। कर्नल वाडिकर कोठी के बरामदे में से गुजरकर ड्राइंग रूम में दाखिल हो गया। उसके दोनों बॉडीगार्ड बरामदे के बाहर एक तरफ खड़े हो गए। वो बड़े चाको चौबंद होकर खड़े थे। शेरबाज कहने लगा, इसका मतलब है कि कर्नल अपने साथ 2 बॉडीगार्ड लेकर यहाँ आता है। मैंने कहा, मेरा ख्याल है अब यहाँ बैठना बेकार है। वो बोला, ठीक है, चलो वापस चलते हैं। हम दरख्तों के नीचे से गुजरकर सड़क के बस स्टॉप पर आ गए। बस में सवार होकर बड़े चौक में उतर गए। वहां से पैदल ही आलमगीर के मकान की तरफ रवाना हो गए। वहां हमने रात का खाना इकट्ठे खाया। शेरबाज ने आलमगीर को बताया कि हमने मैडम की कोठी में कर्नल वाडिकर को आते देख लिया है और उसके साथ 2 बॉडीगार्ड थे। आलमगीर कहने लगा, वो हमेशा बॉडीगार्ड अपने साथ रखता है। उसे डर लगा रहता है कि कश्मीरी हुर्रियत पसंद उससे नूरबानों का बदला लेने वहां जरूर पहुंच जाएंगे। शेरबाज खान ने कोई जवाब न दिया। रात 10 बजे आलमगीर का ड्राइवर हमें जंगल वाले रेस्ट हाउस पर छोड़ गया। मैंने शेरबाज खान से कहा, इसका मतलब है कि हम अगले हफ्ते अटैक करेंगे। वो बोला, इसके सिवा कोई चारा नहीं, हमें 1 हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि हफ्ते की रात को कर्नल वाडिकर सूजी के घर पर आता है। मैंने कहा, हमें मैडम की कोठी की अकबी दीवार फांद कर अंदर जाना होगा। वो बोला, ऐसा ही करना होगा। इस मौजू पर हम पहले भी काफी सोच विचार कर चुके थे। दूसरा कोई तरीकाकार नहीं था जिस पर अमल किया जाता। मैडम सूजी के मकान पर कर्नल वाडिकर हमारे लिए बड़ा आसान टारगेट था। हमें सिर्फ उसके 2 बॉडीगार्ड से अपने आप को बचाना था। इसमें यह बात हमारे हक में थी कि दोनों बॉडीगार्ड्स कोठी के सदर दरवाजे वाले सहन में होते थे। कोठी का अकबी हिस्सा महफूज और खाली था। हम यहाँ से कोठी में दाखिल हो सकते थे। मैडम सूजी का जो इकलौता मुलाजिम और उसकी बूढ़ी माँ थी, उसको हम आसानी से गन पॉइंट पर काबू कर सकते थे। हमारे लिए हफ्ता गुजारना मुश्किल था। हम बिल्कुल तैयार थे। टारगेट हमारे सामने था, लेकिन हमें 7 दिन इंतजार करना था। ये हमारी मजबूरी थी। आलमगीर हमें मिलने तकरीबन रोज शाम को आ जाता था। उसने हमें मना कर रखा था कि हफ्ते की रात के सिवा हम बेंगलोर शहर का रुख न करें, लेकिन हम जंगल के रेस्ट हाउस में चौथे रोज ही तंग आ गए थे। कुछ हम इस ख्याल से कुदरती तौर पर लापरवाह से हो गए थे कि ये इलाका मकबूजा कश्मीर के इलाके से बहुत दूर था और जहाँ हमें कोई नहीं जानता था। कम से कम हम इसी तरह सोचते थे, जो कि गलत बात थी, क्योंकि जब आदमी दुश्मन के घर में बैठा हुआ हो तो उसे किसी हालत में भी अपने आप को महफूज नहीं समझना चाहिए। चुनाचे हम चौथे रोज खुद ही दोपहर के बाद शहर की तरफ
चल पड़े। शेरबाज का इरादा कोई अंग्रेजी फिल्म देखने का था। मैं भी शहर में पड़े पड़े बोर हो गया था। सोचा फिल्म ही देखते हैं। हमने एक सिनेमा हाउस आते जाते देखा हुआ था। हम उसी सिनेमा हाउस में आ गए। कोई एक्शन फिल्म लगी हुई थी। हमने गैलरी के टिकट लिए और सिनेमा में आकर बैठ गए। फिल्म शुरू हो चुकी थी। हमने भुने हुए नमकीन चनों के 2 लिफाफे बाहर से खरीद लिए थे। चने खाते रहे और फिल्म देखते रहे। इंटरवल के वक्त उठकर सिनेमा हाउस की लॉबी के साथ बाथरूम में गया। बाथरूम से बाहर निकला तो गैलरी की सीढ़ियां उतरती हुई एक साड़ी पोश नौजवान औरत मुझसे टकरा गई। मैंने अंग्रेजी में उससे माजरत की। वो मुस्कुराती हुई आगे निकल गई। मुझे एहसास हुआ कि जैसे वो जानबूझकर मुझसे टकराई थी। मैंने सोचा कि ये खास टाइप की औरत होगी। नौजवानों को अपनी तरफ माइल करने के लिए ये औरतें इस किस्म के हरबे इस्तेमाल करती हैं। मैंने इस वाक्य को ज्यादा अहमियत न दी। ऊपर गैलरी में आकर शेरबाज के पास बैठ गया और उसको ये वाक्या बताया। मेरा ख्याल था कि वो हंसकर मुझ पर 1-2 फिक्रे चुस्त करेगा, मगर मैंने देखा कि वो कुछ सोचने लगा था। मैं भी अलर्ट हो गया। मैंने पूछा, कोई खास बात है क्या? शेरबाज बोला, हमें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। चलो। हम गैलरी से उतरकर लॉबी में आए। शेरबाज खान ने वहाँ मौजूद लोगों का जायजा लिया। मैं खामोश था। वो आगे बढ़ा, मैं उसके साथ था। हम सिनेमा हाउस से बाहर निकल आए। मैंने उसे पूछा, क्या बात हो गई है शेरबाज? हम सिनेमा हाउस के गेट के एक तरफ अंधेरे में खड़े थे। वो कहने लगा, मुझे लगता है हम CID की नजरों में आ गए हैं। मैंने कहा, तुमने कैसे अंदाजा लगाया? वो बोला, वो औरत तुमसे यूं ही नहीं टकराई थी। शेरबाज खान की ये मंतिक मेरी समझ से बाहर थी, लेकिन बहरहाल उसके साथ मुझे भी मोहतात रहना था। मैंने कहा, ऐसी बात है तो आलमगीर के यहाँ चले चलते हैं। वो कहने लगा, नहीं, वहाँ जाना मुनासिब नहीं है, हमें यहाँ से वापस रेस्ट हाउस चलना होगा। मैंने कहा, इस तरह तो हम बेंगलोर की खुफिया पुलिस वालों को अपना ठिकाना दिखा देंगे। जाहिर है अगर तुम्हारा कयाफा दुरुस्त है और हमारे पीछे सीक्रेट पुलिस का कोई आदमी लग गया है तो वो रेस्ट हाउस तक हमारे साथ ही जाएगा। शेरबाज बोला, मैं यही चाहता हूँ। यहाँ हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन रेस्ट हाउस वाले जंगल में हम उसे ठिकाने लगा सकते हैं। कमांडो शेरबाज का ख्याल मुझे बड़ा दुरुस्त महसूस हुआ। मैंने कहा, तो फिर हमें यहीं से टैक्सी पकड़नी चाहिए। खुफिया पुलिस वाला हमारा ताकुब जरूर करेगा। उसने कहा, नहीं, हम यहाँ से मोटर रिक्शा करेंगे। इस तरह खुफिया पुलिस वाले को हमारा पीछा करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और हम उसे जंगल में ठिकाने लगा सकेंगे। हमने वहाँ से रिक्शा ले लिया। रिक्शा चलने लगा तो शेरबाज खान और मैं, हम दोनों बाहर बाजार का गहरी नजर से मुशाहिदा करने लगे। वहाँ बज़ाहिर हमें कोई सीक्रेट सर्विस का आदमी दिखाई न दिया। बड़े चौक में आकर हमने रिक्शा छोड़ दिया और टैक्सी ले ली। टैक्सी ने हमें रेस्ट हाउस पहुंचा दिया। मैंने शेरबाज से कहा, तुम्हारा अंदाजा गलत निकला दोस्त। वो औरत CID वालों की एजेंट नहीं थी। हमारे पीछे कोई सीक्रेट सर्विस का आदमी हमारा ताकुब करता यहाँ तक नहीं आया। रात को हम जल्दी सो गए। मैं ड्राइंग रूम के सोफे पर और शेरबाज बेडरूम में सोया। न जाने रात कितनी गुजर चुकी थी कि एक खटके से मेरी आंख खुल गई। कमरे में मैंने 0 बल्ब वाला टेबल लैंप जला रखा था। मैंने नींद भरी आंखों से ड्राइंग रूम का जायजा लिया। कमरा खाली था। आवाज ऐसी थी जैसे कोई शय नीचे लकड़ी के फर्श पर गिरी हो। मैंने ख्याल किया कि बाहर बरामदे में कोई जंगली बिल्ली आ गई होगी। रात को कोई न कोई जंगली बिल्ली या गीदड़ किचन और बरामदे में जरूर आ जाता था। मैंने आंखें बंद कर ली। इतने में वही आवाज फिर आई। अब मैंने आवाज को पूरी तरह सुना था। यह आवाज बरामदे से नहीं बल्कि रेस्ट हाउस के पीछे से आई थी। मैंने जल्दी से ऑटोमेटिक पिस्टल सरहाने के नीचे से निकाला और पिछला दरवाजा खोलकर रेस्ट हाउस के अकबी बरामदे में आ गया। वहाँ अंधेरा था। हम लोग अंधेरे में इतना जरूर देख लेते थे कि हमें पता चल जाता कि आगे क्या है। अंधेरे में दरख्तों के झुरमुट खामोश खड़े थे। आसमान पर तारे चमक रहे थे। मैं कुछ देर बिल्कुल साकित होकर खड़ा चारों तरफ अंधेरे में गौर से देखता रहा। मुझे वहाँ कोई इंसान या जानवर नजर नहीं आ रहा था। मुझे यकीन हो गया कि ये कोई जंगली बिल्ली ही थी। ड्राइंग रूम में आकर मैंने दरवाजा बंद करके चटखनी लगाई और सोफे पर लेट गया। नींद गायब हो गई थी। जहन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। मैं कहां से कहां मिशन लेकर चला था और कहां आ गया हूं। लाहौर में मेरा भट्ट साहब और मलिक साहब से भी एक मुद्दत से कोई राब्ता नहीं हुआ था। एक बात की मुझे खुशी थी कि मैं कश्मीर की जंग आजादी में बराबर शरीक था और मुजाहिदीन के साथ मिलकर इस जिंदा तहरीक के लिए जितना कुछ कर सकता था कर रहा था। थोड़ी देर बाद नींद ने मेरी आंखें बंद कर दी। सुबह देर तक सोया रहा। बेदार हुआ तो दिन के 10 बज चुके थे। शेरबाज अभी तक सो रहा था। उस्मान बाबा ने मुझे बरामदे में बैठे देखा तो मेरे लिए चाय ले आया। कहने लगा, रात जब आप सो गए थे तो एक आदमी ने आकर आपके बारे में पूछा था। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा, कौन था वो और उसने क्या पूछा था? उस्मान बाबा बोला, कोई मजदूर किस्म का आदमी था जो जंगलों में ठेकेदारों के साथ कटाई का काम करता है। कह रहा था कि मुझे काम की जरूरत है। मैंने कहा, लेकिन मैं तो ठेकेदार नहीं हूँ। उसे अगर पूछना था तो आलमगीर का पूछना चाहिए था। उस्मान बाबा ने कहा, मैंने उस आदमी को यही कहकर भेज दिया था कि सेठ आलमगीर से जाकर मिलो, वही तुम्हें काम दे सकता है, और वो चला गया। इतने में शेरबाज भी मुंह हाथ धोकर वहां आ गया। मैंने उसे एक अजनबी के रात को आने के बारे में बताया तो उसका चेहरा सोच में डूब गया। कहने लगा, उसने किसने बताया कि हम लोग यहाँ पर हैं और हम उसे काम दिला सकते हैं? मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि ये खुफिया पुलिस का आदमी था, क्योंकि उस्मान बाबा ने
ने बताया है कि वो हमारे बारे में भी कुरेद रहा था। कमांडो शिरबाज ने हाथ को हल्का सा झटका दिया, बोला देखा जाएगा। उस्मान बाबा उसके लिए चाय लेकर आया तो कमांडो शिरबाज ने कहा, उस्मान बाबा अगर अब कोई आदमी आकर हमारा पूछे तो उसे अपने पास बिठाना, और अगर हम सो भी रहे हों तो आकर जगा देना, समझ गए? उस्मान बाबा ने कहा ठीक है सर। दोपहर के 3 बजे आलमगीर भाई आ गया। हमने उसे ये बात बताई तो वो कुछ सोच में पड़ गया। कहने लगा मेरा ख्याल है तुम लोगों को जगह बदल देनी चाहिए। शाम को मेरा ड्राइवर आकर तुम्हें इस जंगल में दूसरी जगह ले जाएगा। वो शहर की हुदूद के करीब भी है और यहाँ से ज्यादा महफूज भी। हमने कोई एतराज न किया। शिरबाज ने तब उसे बता दिया था कि हमारा इरादा इस हफ्ते की रात को कर्नल वार्डिकर पर हमला करने का है। अब उसे बता देना जरूरी हो गया था। वो बोला हफ्ता तो परसों है, इस लिहाज से तो तुम्हें ये जगह जरूर बदल देनी चाहिए, मगर तुम ये काम सोच समझ कर करना, और अगर तुमने इस हमले में कर्नल वार्डिकर को हलाक कर दिया तो मेरे पास मत आना, ना ही इस रेस्ट हाउस का रुख करना। मैं तुम्हें किसी नई जगह पर भिजवा रहा हूँ, तुम वहीं छुपे रहना। मैं खुद सूरत हाल का जायजा लेने के बाद तुमसे वहीं आकर मिल लूंगा। हमारे साथ चाय की एक एक प्याली पीकर आलमगीर चला गया। शाम अभी पूरी तरह नहीं छाई थी। आलमगीर का खास ड्राइवर जीप लेकर आ गया। हमने अपना थैला जिसमें हमारी जरूरी चीजें और कपड़े थे जीप में डाले और नए ठिकाने की तरफ चल दिए। ये नई जगह उसी जंगल में रेस्ट हाउस से शहर के करीब कोई 3 मील आगे एक टीले के दामन में थी। लगता था कि कभी वहाँ लकड़ी का कोयला बनाने का भट्टा हुआ करता था। जमीन के अंदर 2-3 भट्टियों के आसार बाकी रह गए थे। यहाँ कीकर और नीम के दरख्तों के पीछे पत्थरों की दीवारों और खपरेल की छत वाला एक केबन बना हुआ था। केबन वीरान पड़ा था। उसके पीछे एक बावर्ची खाना था। ड्राइवर कहने लगा सर मैं सुबह खाने पीने का सारा राशन ले आऊंगा। पीछे एक नदी बहती है, उसका पानी मीठा है, आप उसे पी सकते हैं। केबिन में एक ही कमरा था। फर्श लकड़ी का था जो शिकस्ता हो रहा था। बांस की 2 चारपाइयां बिछी हुई थी जिन पर मच्छरदानियां लगाने वाले डंडे लगे हुए थे। लोहे की 2 कुर्सियां केबिन का जो छोटा सा बरामदा था वहां पड़ी थी। मैंने शिरबाज से कहा यहाँ रेस्ट हाउस वाला आराम तो नहीं है, लेकिन हम महफूज हो जाएंगे। ड्राइवर हमारे लिए बिरयानी के 2 पार्सल और बोतल में गर्म चाय साथ लेकर आया था। उस इलाके में बिरयानी के पैकेट को जो होटल वाले पैक करके देते थे पार्सल के नाम से पुकारा जाता था। हमने रात को केबिन में लालटेन रोशन कर दी। ड्राइवर चला गया था। हम बरामदे में लोहे की कुर्सियों पर बैठकर चाय पीने लगे। केबिन का दरवाजा हमने बंद कर रखा था ताकि अंदर जलती हुई लालटेन की रोशनी हम पर न पड़े। यहाँ भी रेस्ट हाउस वाली खामोशी थी। किसी दरख्त पर किसी परिंदे के बोलने की आवाज आ जाती। आलमगीर के ड्राइवर ने कहा था कि यहाँ से शहर सिर्फ 3 मील के फासले पर है। उसने ये भी बता दिया था कि अगर हम शहर जाना चाहें तो किस तरफ से जाना होगा और किस जगह हमें आलमगीर के घर के सामने से गुजरने वाली बस मिल जाएगी। अगरचे अब हमें आलमगीर के घर जाने की जरूरत नहीं थी। दूसरे रोज जुम्मा था, उससे अगले रोज हफ्ते का दिन था और हफ्ते की रात को हमने कर्नल वार्डिकर से इंतकाम लेना था। आलमगीर ने हमें खास तौर पर हिदायत की थी कि हमले के बाद जो भी सूरत हाल बने हम उसके मकान पर हरगिज न आए। दूसरे हफ्ते का दिन तैयारियों और रिहर्सल में गुजर गया। हमने अपने कमांडो ऑपरेशन की एक एक तफसील तय कर ली थी और कई बार रिहर्सल भी कर चुके थे। हमने कर्नल वार्डिकर पर किस तरह हमला करना था ये बताने की जरूरत नहीं है। इस एक्शन को आप खुद ही आगे चलकर देख लेंगे। इस मिशन में कामयाबी का 50% इम्कान था। बहुत मुमकिन था कि हम मैडम सूजी की कोठी में घुसकर ऐन उस वक्त कर्नल वार्डिकर को मौत के घाट उतार दें जब वो रंगरलियां मना रहा हो, और ऐसा भी मुमकिन है कि कर्नल वार्डिकर ऐन वक्त पर होशियार हो जाए और बॉडीगार्ड्स को आवाज दे दे और बॉडीगार्ड्स अंदर आते ही हम पर गोलियों की बौछार कर दें, क्योंकि आखिर वो भारत की रेगुलर आर्मी का कमीशन ऑफिसर था, कोई अनाड़ी आदमी नहीं था। आलमगीर की रिपोर्ट के मुताबिक वो शराब भी ज्यादा नहीं पीता था कि हम उसे मदहोशी में दबोच लें। रिपोर्ट के मुताबिक वो 2-3 पैग से ज्यादा नहीं पीता था और एक पुराने शराबी के लिए 2-3 पैग कोई हैसियत नहीं रखते। वो पूरी तरह होश में होता है। ये तमाम खदशात और इम्कानात और तफसीलात हमारे सामने थी और हम उनकी रोशनी में आगे बढ़ना चाहते थे, बल्कि आगे बढ़ रहे थे। शाम के वक्त हमने अपने ऑटोमेटिक पिस्टल खोलकर साफ किए, उनको अच्छी तरह चेक किया, 2-2 मैगजीन अलग जेब में रख लिए। हमें हैंड ग्रेनेड की जरूरत नहीं थी, अलबत्ता हमने एक बड़ा चाकू जरूर रख लिया था। हम आम किस्म की सूती बुशर्टों और ठंडी पतलूनों में ही थे। हमारा कोई कमांडो वाला लिबास नहीं था, उसकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि ये कोई पेचीदा और बड़ा कमांडो ऑपरेशन नहीं था। एक कोठी में घुसकर एक आदमी को मौत के घाट उतारना था। सिर्फ इतनी ही एहतियात करनी थी कि हम वहां से बचकर निकल आए। शाम का अंधेरा होते ही हम अपने नए ठिकाने से निकल पड़े। आलमगीर के ड्राइवर ने जो रास्ता बताया था उसी रास्ते से गुजरकर हम बड़ी जल्दी बेंगलोर शहर की बाहर की आबादियों में पहुंच गए। जहां से हमने एक बड़ी बस पकड़ी और शहर के उस इलाके में आकर बस स्टॉप पर उतर गए जहां से मैडम सूजी की कोठी तक बमुश्किल 5 मिनट का पैदल रास्ता था। हम इन सड़कों से वाकिफ थे। चौक में आकर एक सड़क में अंदर जाकर एक सिनेमा घर था जिसमें तमिल और तेलुगु फिल्में चलती थी। हमने प्रोग्राम बना रखा था कि उस सिनेमा हाउस में रात का पहला हिस्सा गुजारेंगे। चुनाचे सिनेमा हाउस के हॉल में टिकट लेकर बैठ गए। बड़ा गुंजान और गंदा सिनेमा हॉल था। अगरचे हम फर्स्ट क्लास में बैठे थे, मगर कुर्सियां टूटी हुई थी। हमें तो
वक्त गुजारना था। फिल्म तेलुगु जबान में थी, जिसके मुकालमे हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहे थे। हम बस फिल्म शौक से देखते रहे। हमारे पास भरे हुए ऑटोमेटिक पिस्टल और बड़े चाकू थे। खतरा था कि कोई पुलिस वाला महज शक की बिना पर हमारी तलाशी न ले ले। हमें यह भी शुबा पड़ चुका था कि शायद बेंगलोर की खुफिया पुलिस हमारे पीछे लगी हुई है। चुनाचे हम बड़े चौकस होकर बैठे थे, फिल्म भी देख रहे थे और थोड़ी थोड़ी देर बाद सिनेमा हॉल में नजरें घुमाकर जायजा भी ले लेते। उस वक्त तक हमें हर शय नॉर्मल लग रही थी। सिनेमा हॉल में कोई पुलिस का सिपाही नहीं था। हमने सिनेमा हाउस में दाखिल होते वक्त भी ये तसल्ली कर ली थी कि हमारा ताकुब तो नहीं किया जा रहा। फिल्म खत्म हुई तो हम वहां से निकल आए। दूसरे बाजार में आकर हम एक चाय की दुकान में बैठ गए। वहां कॉफी भी मिलती थी। हमने कॉफी मंगवा ली। हम दरअसल मजीद कुछ वक्त गुजारना चाहते थे ताकि मैडम सूजी के यहाँ रात गहरी हो जाए तो पहुंचे। हमें यकीन था कि हफ्ते की रात है, कर्नल वाडीकर वहां जरूर आया होगा और हमने इसी उम्मीद पर सारा मंसूबा बनाया हुआ था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।